तो हेलो गाइस। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2022 का रिजल्ट आ चुका है। और इस सेशन में आज हमारे साथ है मिस्टर शिवानंद पटेल सर, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 49 सिक्योर किया इस एग्जाम में। और इसके लिए सर आपको सबसे पहले बहुत 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 बधाई सर, आपने इतने बड़ी उपलब्धि हासिल की है इसके लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट के पहले या मतलब रिजल्ट आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था। जैसा कि मैं आपसे बात किया रिजल्ट आने के बाद से आपसे जानकारी मिली कि आप खेत में काम कर रहे थे, तो आपको इसकी जानकारी हाँ, कैसे एक्चुअली मिली? वो उस समय हुआ क्या था कि उस दिन मेरे को था पता कि रिजल्ट आने वाला है करके। जी। तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन कर दिया था। अच्छा। तो मोबाइल रख के खेत में काम कर रहा था वही। हम्म। तो अचानक से हुआ कि ग्रुप में मैसेज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई अचानक से। तो मुझे लगा शायद कुछ हुआ होगा ऐसा, मतलब सडनली इतना जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है मैसेज। तो फिर देखा तो ग्रुप पे पीडीएफ आ चुका था फिर उस समय तो पीडीएफ देखने का हिम्मत नहीं होता है मेरे में, कैसे देखूँ उसको। फिर सोचा आ गया, देख ही लेते हैं। देखा तो फाइनली हो गया था 49 रैंक। बहुत बढ़िया सर। तो सेशन में बहुत सारी बातें और भी करेंगे कि कैसे जर्नी हुई क्या हुई। सबसे पहले आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, लर्नर्स ताकि जानकारी लेने वाले देखने वाले जान सके। क्योंकि मेरा आपका बैकग्राउंड दिखाने का पर्पज सबसे पहले ये है क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत सारा बैरियर होता है। मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे बैरियर्स लोगों के में देखना पड़ता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो जेएनवी वाले होते हैं या फिर वो आईआईटी या एनआईटी से पढ़े होते हैं। उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, बेसिक क्लियर होता है, इसलिए वो टॉप कर पाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि सर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं सर को बोलूंगा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड आप सभी को बताएं। मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बच्ची कला से हुई थी, जो मैं 2015 में पास आउट हुआ क्लास 12। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर को ज्वाइन किया और वहाँ से 2019 में इंजीनियरिंग में पास आउट हुआ। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन के लिए सोचा तो सीनियर्स लोग सजेशन दिए कि दिल्ली जाते हैं, मतलब उस समय ट्रेंड चला था कि दिल्ली जाना ही पड़ेगा अगर आपको तैयारी करनी है तो हम भी सोचे कि शायद किसी तरीके से अगर हो पाए तो हम भी दिल्ली चले जाते हैं। और उसी के लिए हम भी चले गए साथ में कुछ फ्रेंड के साथ दिल्ली। तो वहाँ जाके पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वापस आ गए और उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यू करते करते हो गया फाइनली। तो सर ये 19 के बाद ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये जनरली थर्ड अटेम्प्ट है मेरा हाँ। 19 के बाद। तो आप सभी देख रहे हैं कि सर का थर्ड अटेम्प्ट है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चे जो है, जैसे मैं भी या फिर कोई भी तैयारी करते हैं, पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट के बाद हार जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं हो पाता है। तो आपने क्या इन तीनों डिफरेंस किया, मतलब तीनों अटेम्प्ट्स में, कि पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो दूसरे में आपने क्या गलतियां पहचानी और क्या सुधार किया, और दूसरे में भी फिर तीसरे में, तो इसकी जानकारी आप देंगे? पहला अटेम्प्ट मेरा जनवरी 2020 में हुआ था। जी। तो उसके पीछे मतलब दिक्कत ये हुआ कि उस समय मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, बट उस एग्जाम में बैठने के लिए रिवीजन जो होना था वो नहीं हो पाया था, साथ में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाया था। तो जिसके कारण अटेम्प्ट ही मेरा नहीं हो पाया एग्जाम में बैठा तो अटेम्प्ट कम होने की वजह से मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि दोबारा इस तैयारी को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट में मैंने फुल फोकस पूरा रिवीजन किया 21 वाले अटेम्प्ट में। रिवीजन पूरी कर ली, ऑब्जेक्टिव पूरे लगा लिए, प्रीवियस ईयर लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए। मतलब प्रीलिम्स में पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार हो जाएगा। और 21 में बैठा, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, बट फिर दिक्कत आ गया मेरे साथ मेंस के लिए। मेंस में मैं सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लिया, बट वो जितना रिक्वायरमेंट होता है कि कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब पूरा मैं नहीं कर पाया था उस टाइम में। तो फाइनली क्या हुआ, जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था तो जितने अटेम्प्ट होने चाहिए उससे मेरा अटेम्प्ट कम रहा फाइनली। तो इस कारण मेरा 21 वाले में मेंस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब यहाँ तक तो आ गए हैं तो एक और रिस्क लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। तो फिर मैंने उस समय कुछ हुआ डिमोटिवेशन था कि अब नहीं करना चाहिए, दोबारा छोड़ना भी चाहिए, वो लंबा हो रहा है जर्नी। बट फिर भी आया कि यार अब इतना दे चुके हैं टाइम, दो दो 2 ईयर तो एक और देते हैं साथ में, क्या हो जाएगा उसी चक्कर में। तो फिर एक ईयर और दिया अपना। तो इस समय प्रिपरेशन पूरी कंटिन्यू रखी थी हमने। प्रीलिम्स का तो ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने पूरा फोकस इस बार मेंस में दिया था। तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गया और मेंस भी अच्छे से प्रैक्टिस हुआ था, तो मेंस भी क्वालिफाई हो गया। और फाइनली इंटरव्यू हो ही गया, फाइनली नाम भी आ गया। अच्छा लगा इस बार हो गया करके। बहुत बधाई सर। सर तो इस एग्जाम के बारे में जनरली बच्चे जान नहीं पाते। जनरली एनआईटी आईआईटी वाले बच्चे तो जानकारी रखते हैं, गेट हो गया, ईएससी हो गया। जो कि रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे हमारा आउटर में था, तो इस एरिया के बच्चे जानकारी नहीं ले पाते इस एग्जाम का। तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? वो दरअसल हमारे कॉलेज से एक सीनियर पास आउट थे, 2015 बैच के हैं, वो मिस्टर जी। वैभव गोयल सर। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे कॉलेज से इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला। तो उनको क्या हुआ कि हमारे फैकल्टी जो थे इनवाइट किए कॉलेज में, सर आए भी कॉलेज में, हमारे क्लास में भी आए थे।
उनको देख के मैं पहली बार जाना कि हाँ ये भी एग्जाम होता है करके, इंजीनियरिंग सर्विस भी एग्जाम होता है, जो जिसको मतलब टॉप लेवल का एग्जाम बोलते हैं। तो वहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और उसके बाद ही हमारे कॉलेज में फैकल्टी भी आई, सुभाष साहू सर। वो भी ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस निकाल चुके थे, बीआरओ में जॉब करते थे। उसके बाद बीआरओ के बाद वो वहाँ प्रोफेसर बने थे। और उसके बाद सडनली देखे तो फिर 2019 में हमारे दो सीनियर्स का हो गया, अमन अमन नाकिजा सर और भास्कर सुनवे सर। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आ गया कि अब इतने लोग का हुआ है तो हमारा भी हो सकता है अगर मेहनत करेंगे तो। इस तरह जो हमारा मतलब इन्फॉर्मेशन का सोर्स था, मेनली सीनियर्स ही थे, सीनियर्स के थ्रू ही हम हमें ये सब चला पता। बहुत बढ़िया सर। सर अब आप हमको जानकारी देंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस हुई स्टार्टिंग से, जब से आपने 19 से जर्नी को स्टार्ट किया और अब तक, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, जैसे भी आपने डिफिकल्टीज फेस की, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि ऐसे ही परिस्थितियों से हम उभर के आगे बढ़ते हैं और ऐसे उपलब्धियों को हासिल करते हैं। डिफिकल्टीज में इकोनॉमिकली तो था, बट वो नहीं बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपको जो भी करना है कीजिए, बाकी जितना भी लगेगा हम देख लेंगे घर से इधर, बाकी हमको जो भी करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसको तो मैं डिफिकल्टी में तो नहीं बोल सकता क्योंकि पूरा फैमिली में सपोर्ट में थी। बाकी अटेम्प्ट देने देते समय कुछ डिफिकल्टीज हुई थी, जैसे प्री में मेरा क्वालिफाई 20 वाले अटेम्प्ट में, तो वहाँ पे एक डिमोटिवेट हुआ कि अब नहीं होगा कैसे करके, बहुत लंबा बहुत लेंदी सिलेबस है, कैसे हो पाएगा। बट फिर वहाँ पे सोचा कि अब अगर नहीं कर रहा हो तो मेरे पास ऑप्शन भी क्या बच रहा है, उसके बाद कुछ था भी नहीं करने के लिए। तो फिर भी मतलब अपने आप में मुझे मोटिवेशन आया, ट्राई किया कि एक बार और देखते हैं देखे। तो वहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट दिया मैं 21 वाला। तो 21 वाले में तो हो गया क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। बट मेंस में दिया तो मेंस में फिर वही डिफिकल्टी आया कि अब इतना कैसे पढ़ूँ, इतना डिवाइड कैसे करूँ, फिर सॉल्व कैसे करूँ, क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस कम हुआ तो उसमें भी नहीं हुआ। उस समय का डिमोटिवेशन ज़्यादा हो गया था, डिमोटिवेट में कि यार दो अटेम्प्ट हो गया, आप कैसे करूँ, बहुत लंबा टाइम भी हो जा रहा है। बट फिर भी एक मेरे पास मतलब एक एम था कि मैं करना क्या है मेरे को लास्ट में, अल्टीमेटली एक एम होना चाहिए कि मेरे को करना ही क्या है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पास। कि हम्म। पीएससी मेरा टारगेट था ही नहीं पहले से ही, जो कि मैं गेट वेट सब छोड़ चुका था पहले से ही। एक यही एक ऑप्शन था। तो एक और बार मैं खुद से मतलब मोटिवेशन लिया कि फैमिली वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक बार और अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो वही फाइनली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें हो गया है थर्ड अटेम्प्ट में। ठीक है। अब एग्जाम के लिए बात करते हैं सर, जैसे इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो तीनों एग्जाम का अप्रोच क्या रखना चाहिए? जैसे प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड होता है, फिर मेंस पे होता है कन्वेंशनल हो जाता है, इंटरव्यू फिर अलग ही पैटर्न का एक एग्जाम हमारा ले लेता है। तो इन तीनों तीनों चीज़ों में जो आप तैयारी कर रहे हैं या आपने जो अपने जर्नी में देखा, तो जो अब तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कंटिन्यू रनिंग में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा मिल सकेगा या क्या अप्रोच होना चाहिए उनका तीनों एग्जाम का अटेम्प्ट करने में? चाहे वो मतलब देखिए टाइम जनरली मैनेजमेंट अप्रोच का हो, तो चाहे पेपर के अंदर मैनेजमेंट का हो, कई इसमें जैसे कि कैलकुलेटर भी यूज नहीं होता है प्रीलिम्स में, तो वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे करनी है? अप्रोच तो सबकी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। बट एक होलिस्टिक वे में मैं बता सकता हूँ कि मेरा क्या अप्रोच था। जैसे प्रीलिम्स के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम में सबसे पहले तो हमको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कुछ भी हो। सबसे पहले सिलेबस पूरा होना चाहिए। अब उसके बाद सिलेबस के बाद हमें ओरिएंटेड होना है किसकी ओर कि हमारा एग्जाम कौन सा है, प्रीलिम्स है या मेंस है। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो उस समय सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो। और उसके बाद जो हमारी तैयारी होगी वो उसी वे में होगी जिस वे में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स जनरली ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस से लगा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने साथ एक रखते थे स्टॉप वॉच। जैसे 20 क्वेश्चन लिया मैंने कि 20 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। तो उसको स्टार्टिंग वाले फेज में जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम में सॉल्व करा था प्रीवियस ईयर, उस टाइम तो मैंने फुल टाइम दिया कि जितना भी टाइम तक लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से। उसके बाद जब मैं रिवीजन करने लगा तो उस टाइम तक मेरे पास पर क्वेश्चन कितने टाइम मेरे को लग रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैंने स्टॉप वॉच लिया, क्वेश्चन में सेट किया कि 20 क्वेश्चन लगाना है मेरे को। तो उसके लिए मैंने 20 मिनट ऑलरेडी सेट कर दिए कि 20 मिनट में मेरे को 20 क्वेश्चन सेट करना है, सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग वाले फेज में हुआ कि नहीं कर पाया सॉल्व। फर्स्ट में ऐसी होता है जनरली कि नहीं हो पा रहा है सॉल्व। तो बट मैं उसको कंटिन्यू रखा, नहीं हो पा रहा फिर भी कंटिन्यू रखा, 20 क्वेश्चन का सेट बनाया, फिर सॉल्व किया ऐसे करके। तो करते 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 धीरे धीरे लाइन पे आ गया तो मेरा 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जा रहा था। और दूसरा है इसके लिए सॉल्व करने के लिए कैलसी वगैरह यूज करने के लिए। तो प्रीलिम्स में जनरली अलाउड होता ही नहीं है कैलसी। तो आपको जो भी करना है आपको हैंड रिटन ही करना है, प्रैक्टिस करना है खुद से। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स को तो उस समय कैलसी यूज नहीं करेंगे, अपना प्रैक्टिस खुद से करेंगे, पेन से जितना हो सके करेंगे। वैल्यूज को अगर हो पाए तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, उन वैल्यू को हो सके तो हम रिवाइज कर लें या मेमोराइज कर लें कि ये वैल्यू अगर बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाता है ये चीज़ें।
तो वो जाके हमको वहाँ पे हेल्प करती है प्रीलिम्स में। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस का अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है प्रीलिम्स से। मेंस टोटली डिपेंड होता है कि क्वेश्चन सॉल्व आप कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड आपको कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, किस वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए कि क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, तो उस समय मैंने जब मेंस के क्वेश्चन लगाए स्टार्टिंग वाले फेज में, तो क्वेश्चन में बहुत जल्दी लगे मेरे को कि पर क्वेश्चन मेरे को 40 मिनट 50 मिनट इतना टाइम लग जा रहा था। तो मैं सोचता यार 3 क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरा उतने में क्या होने वाला है, 3 क्वेश्चन में सॉल्व होगा नहीं, ज्ञान निकलेगा नहीं। बट मैंने कंटिन्यू रखा उसको, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया तो टेस्ट सीरीज से भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसी तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा, पूरा प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर लगाया, टेस्ट सीरीज लगाई, पुरानी टेस्ट सीरीज लगाई जो थी मेरे पास ऑलरेडी। तो इस तरह प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ गया मेंस में कि हाँ आप मेंस में हो सकता है, प्रिपरेशन पूरी हो गई तो। और वो आ ही जाता है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से किए हैं तो अपने आप अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो इस तरह से मेंस भी हो गया। और अगर बात करें इंटरव्यू की, तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हो, मेंस क्वालीफाई कर दिए हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इतना नॉलेज है कि आप इंटरव्यू को इजीली फेस कर सकते हो। और वहाँ से केवल ये चाहिए आपको कि एक कॉन्फिडेंस जो होता है इंटरव्यू में, वो बस वहाँ बना रहना चाहिए। अब आंसर आप कैसे क्या आंसर कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, कि आंसर आंसर आप कैसे कर रहे हो वो वहाँ से ज़्यादा मैटर करता है। और यूपीएससी का इंटरव्यू मतलब बोलते हैं कि यार यूपीएससी का इंटरव्यू है, बहुत मतलब बहुत हाई फाई होता होगा। जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ जितने भी मेंबर होते हैं एकदम फ्रेंडली होते हैं। जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे एकदम ऐसे उन लोग भी होगा जैसे आप उनके फ्रेंड हैं, ऐसे उन लोग बात करते हैं वहाँ पे। वो आपको एकदम कंफर्टेबल करा देते हैं। और अगर आपको चीज़ें नहीं भी आती हैं या थोड़े बहुत आप भूल भी रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फुली हिंट देंगे और उस चीज़ को आप करवा लेंगे खुद। आपको बस वहाँ पे ऑनेस्ट रहना है कि अगर आपको आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो इट। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल के आगे भी बढ़ सकते हैं। केवल उनको ब्लफ नहीं करना है। जो आता है बता दीजिए, जो नहीं आता है उसको सॉरी बोल दीजिए, सिंपल से है। तो उसके बेस पे इंटरव्यू भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली। इस तरीके से ये मेरी जिंदगी थी। तो मैं बच्चों को एक हाईलाइट पॉइंट करना चाहूंगा जो सर ने कहा कि एक फेस आता है जब हम रिवीजन करके बोर हो जाते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी कभी ऐसी होती है कि हम बार बार नोट्स रिवाइज करते हैं और प्रीवियस ईयर वगैरह लगा के भी कभी कभी बोर हो चुके होते हैं। तो हमारा मेन एग्जाम में कंसर्न जहाँ तक प्रीलिम्स का मेन सवाल है, आप जितने अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए बेहतर होता है आपका रिजल्ट। तो उसको अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए और आपका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बेहतर तरीका है कि हम टाइमर लगा लें और उसके हिसाब से 20 मिनट्स, जैसे सर ने कहा 20 मिनट्स में 20 पर मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए और वो कीजिए। तो वो आपको बेटर वे में आपको तैयारी की ओर ले जाएगी। आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आप अपने आप को बंधे हुए भी महसूस करेंगे। और बेटर है कि आप अपना आंसर किया फिर सॉल्यूशन दूर फेंक दें कहीं पे, सॉल्यूशन अपने आसपास ना रहे। वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है कि बाजू में सॉल्यूशन रखा है तो हम थोड़ा सा अटेम्प्ट वहां से ले सकते हैं, तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हर जो टेस्ट दे रहे हैं आप उसको टेस्ट सीरीज ही मान के दें, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं निकल के आएगा। चलो सर, तो आपने एक चीज़ जैसे। मैं वेट करना चाहूंगा। जी। मैं ये चीज़ वेट करना चाहूंगा, जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, जी। तो वहाँ ही मत सोचिए कि मेरे को टाइमर लगाना है, उसी टाइम में सॉल्व करना है। फर्स्ट फेज में उस समय आप फुल टाइम दीजिए जितना लग रहा है आपको। एक बार जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए या एक बार आप प्रीवियस लगा चुके हों, दोबारा जब लगाने बैठे तो उस टाइम में ध्यान रखें कि अब मैं जो भी क्वेश्चन लगाऊंगा टाइमर के साथ ही लगाऊंगा। बस स्टार्टिंग वाले फेज में मत करें, क्योंकि उस समय नहीं बनता है क्वेश्चन, थोड़ा डिमोटिवेशन आता है कि यार नहीं बन रहा है क्वेश्चन मिनट के हिसाब से, तो उसमें वैसे नहीं करना है। एक बार पूरा लगा लीजिए, उसके बाद जब रिवीजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से टाइमर सेट कर लीजिए फिर। तो सर जैसे आपने टेस्ट सीरीज की बात की, तो बहुत से हम लोग स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट तो दे देते हैं, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, क्योंकि हर किसी को अप्रोच ये होता नहीं है कि वो टेस्ट को एनालिसिस कर पाए। बस देने के बाद उनको इतना पता होता है कि टेस्ट जो है वो देना है और जो क्वेश्चंस नहीं हुए या हुए भी उनको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है। क्या यही एनालिसिस है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी होता है? हाँ ये तो होता ही है, बट अगर आप टेस्ट के स्टार्टिंग फेज में हैं, तो जनरली नंबर आते नहीं हो, तो मेरे भी नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे ये करना है कि आपको टॉपर के साथ आप कंपेयर नहीं करना है कि उसका रैंक उतना अच्छा जा रहा है, मेरा रैंक नहीं आ रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाले फेज में आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट चेक करना है कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आज टेस्ट शुरू किया, आज मेरे नंबर जितने भी आए उसको मैंने सब नोट कर लिया कि आज मेरे नंबर इतने आए, मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए। अब जो क्वेश्चन गलत किए उसको मैं नोट किया रहूंगा। अब मेरा जो ध्यान होना चाहिए ये होना चाहिए कि जब मैं नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वो गलती दोबारा ना हो मेरे पास, जो गलती पहले हो चुका है वो गलती ना हो। प्लस मेरे अंदर जो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि उसको मेरे को चेक करना है कि मेरी रैंक पहले कितना थी अब कितनी है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पहले ये चेक करना है। पहले अपने आप को टॉपर से कंपेयर कभी नहीं करना है, क्योंकि उसी टेस्ट में वो लोग भी बैठते हैं जो जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, जिनका थर्ड अटेम्प्ट है। और उसी टेस्ट में हम भी बैठ रहे हैं जिनका कोई अटेम्प्ट हुआ नहीं है अभी तक, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो स्टार्टिंग वाले फेज में आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी गलती क्या है, उसमें उसमें मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूँ। और उसके बाद जब आप नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हो जाए, सपोज 10 टेस्ट 12 टेस्ट लगा चुके हो, तो उसके बाद आप देखो कि अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मतलब जो कंपटीशन आ गया, जो जितने लोग दे रहे हैं टेस्ट, उसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, उसके बाद ट्राई कर।
अच्छा, ठीक है सर। सर तो एक चीज़ और बच्चों की क्वेरी रहती है शॉर्ट नोट्स के लिए, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बनाना कंपलसरी है या उसके बिना भी काम हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। शॉर्ट नोट्स हैं वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को रिक्वायरमेंट होती है किसी को नहीं होती है। बट जहाँ तक मेरा सजेशन है कि शॉर्ट नोट्स होना चाहिए हमारे पास। और जैसा भी हमको ठीक लगे, मतलब अपने हिसाब से इसको बनाया जाए, ताकि जो एंड टाइम रहेगा जिस समय हमारा एग्जाम जस्ट जब स्टार्ट होने वाला रहेगा उसके कुछ दिन पहले हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरे सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू कर लें कम टाइम में। और उसका दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि मान लीजिए हमारे पास रिवीजन करने का टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास जो भी टाइम है 1 आवर 2 आवर, उसी टाइम में अगर उसको हम पलट ले रहे हैं शॉर्ट नोट्स को ही, तो माइंड में वो चीज़ें चलते रहती हैं कि हाँ ये चैप्टर है इसके साथ ये इंक्लूडेड है, ये चीज़ें उसमें लगे रहती हैं। तो कंटिन्यू अगर उसको हम पलट रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि आपके माइंड में स्टोर होने लगता है कि हाँ ये इसका फॉर्मूला ये हो रहा है इसका ऐसे हो रहा है, तो इससे भूलते नहीं जनरली शॉर्ट नोट्स, इसका बेनिफिट ये होता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स तो होना चाहिए ताकि आपको एंड टाइम प्रिपरेशन में वो हेल्प कर सकें। जीएस के लिए सर फिल्म्स में आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? बच्चे जीएस के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कितना उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कैसे उसको एनालिसिस करके पढ़ें, या उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखें जीएस को पढ़ने का। देखो जीएस तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है, मेरे में खुद के मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ आज तक 3 साल में। मैंने पढ़ा है उसको खूब, 1 साल पढ़ा 2 साल पढ़ा, बट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मेरा जो 21 का अटेम्प्ट था उसमें मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे, बट ये वाले अटेम्प्ट में 22 वाले मेरे मार्क्स उससे भी कम आए हैं। अप्रोक्स 60 कुछ होंगे मेरे मार्क्स जीएस में, 60 65 के अप्रोक्स। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जीएस को पहले तो मतलब पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। बट उतना उसमें लेना नहीं है प्रेशर कि यार पूरा कंप्लीट करना है पूरा रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मेन सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गया आपका एप्टीट्यूड हो गया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ये बनना चाहिए क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये मतलब ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, अब ये श्योर है कि आएंगे ही। और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके टेक्निकल से लिंक कर रहे हैं जैसे इन्वायरमेंट एनर्जी हो गया, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, कुछ टॉपिक जो है अपने टेक्निकल से भी लिंक करते हैं, तो उनको पहले तैयारी करना चाहिए टेक्निकल वाले जो लिंक कर रहे हैं उनको। और प्लस आपका एप्टीट्यूड हो गया और मैथ्स हो गया। अगर आप 5 6 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लिए हो तो बाकी वो केवल एक बार रीड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेक्शन आपका उससे नहीं रुकेगा जीएस की बेस पे। बट उसके लिए आपका टेक्निकल फुली स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मेरे जीएस में नंबर कम भी आए हैं तो टेक्निकल में उतना रिकवर में कर सकूँ। जैसे इस बार मेरे टेक्निकल में ऑलमोस्ट 210 प्लस थे, तो जीएस में 60 या 60 के बिलो भी हो सकता है, बट टेक्निकल के बेस पे मैंने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स को। तो जीएस में उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरे जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो थ्योरी बुक है उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, और एप्टीट्यूड मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग रखना, तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, जीएस के बेस पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस बात को कि जीएस का प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, या फिर जीएस का फिर मैथमेटिक्स, कई बार बच्चों का मैथ्स जो है वो कई डिप्लोमा से डायरेक्ट बीटेक किए होते हैं 10th के बाद, तो वो मैथमेटिक्स को बैरियर बनाते हैं। तो हाँ, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल है एग्जाम, जीएस के एग्जाम में, लेकिन उसको इतना बड़ा बैरियर नहीं देना है कि उससे डिमोटिवेट होकर हम जीएस के चक्कर में टेक्निकल खराब कर लें। तो उसका पासिंग मार्क जिस क्वालिफिकेशन के लिए 100 मार्क्स तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन चूंकि सर का देखिए 49 रैंक है, उनका 60 के अबो या बिलो है, अभी भी उनको इस बात की लिए डाउट है, तो उस जीएस का उतना कोई खास इफेक्ट होता नहीं है। आप 80 के अबो मार्क्स ला लिए तो बहुत बेहतर मार्क्स माना जाता है, तो उसका लोड ना लें और अगर आप टेक्निकल को अपना स्ट्रेंथन करके चलें। जी सर। अगर आप जीएस में अगर स्कोर अच्छा कर रहे हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आप प्लस बाकी पॉइंट लोगों से आगे एज कर रहे होगे, वो है। आपको आपकी रैंक इंप्रूव कर देगा। बट सिलेक्शन के लिए वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन से रुक जाए। सर कई बार सर जानकारी देंगे कि जैसे बहुत से बच्चे जो है डाउट मतलब आते हैं तो क्लियर कर नहीं पाते हैं एक्चुअली, वो इधर थोड़े से डाउट आ जाते हैं फिर वो छटपटाने लगते हैं कि ये डाउट है, या अननेसेसरी बच्चे सिली डाउट क्रिएट कर लेते हैं, या डाउट आने पे मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा डाउट जैसे आता है तो उसके लिए, जब क्योंकि कई बार होता है कि हम नोट्स पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, तो उस कारण से डाउट आते हैं और हम बेफिजूल का मतलब हमसे नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये सारी चीजें, तो आप डाउट कहाँ से क्लियर करते थे? हम हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग 3 लोग थे साथ में। जी। तो हम लोग 3 लोग कुछ बीएससी कर रहे थे, और एक और हमारा फ्रेंड था जो बीएड कर रहा था। तो हमारा 4 लोग का फ्रेंड सर्कल आईडी बना हुआ था। तो जो भी डाउट आया हम सीधे कॉल कर लिए किसी को या फिर सीधे मैसेज कर दिए, तो उससे हमारा फ्रेंड सर्कल के थ्रू डाउट पूरा हो जाता था क्लियर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी हम लोग को। 3 4 लोग हम लोग थे ग्रुप में, मतलब मान के चलिए ग्रुप में नहीं थे पर ग्रुप में थे हम लोग, साथ फिजिकली नहीं थे बट हम्म। कनेक्टेड थे फोन के थ्रू। तो हमारा डाउट वहीं से हो गया क्लियर, फ्रेंड के थ्रू ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, फ्रेंड के थ्रू या नोट्स के थ्रू डाउट क्लियर हो गए थे। सर आप अपने इस होल जर्नी में किसी को और ये देना चाहेंगे श्रेय कि आप फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन सबका क्या स्पेशल रोल रहा है, आप बताएंगे सबको?
रोल तो बहुत रहा है, जैसे फैमिली हो गया, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था करना। हम्म। क्योंकि जो भी सपोर्ट हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इमोशनल सपोर्ट की, हर एक फेज में आपको सपोर्ट करना है, चाहे आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो सबका मतलब मैक्सिमम तो उन्हीं को जा रहा है क्रेडिट। और उसके साथ भी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, हमारा सर्कल भी वैसे ही फ्रेंड सर्कल है जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे जो भी मेरे साथ कंडीशन है वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गया, तो है ही। साथ में जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनका भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि पीएससी का तैयारी करना मेरे लिए उतना मतलब वैल्यू उस टाइम में नहीं दिया था हमें जब मैं कॉलेज में था। सिंपल जैसे कॉलेज में होते हैं वैसे मैं भी था, बट मेरे जो बैचमेट थे वो मेरे को वहीं से बोलते थे कि ये मतलब आगे जाकर आईएएस बनेगा। कॉलेज में ही मेरे को ऐसे बोलते थे वो लोग, तो वहाँ से मैं उसको पॉजिटिवली लिया, थोड़ा मोटिवेट हुआ वहाँ से। तो उनका भी इसमें क्रेडिट है, मेरे फ्रेंड्स का भी, मेरे बैचमेट्स का भी। तो इस तरह से मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सभी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है मेरी जर्नी में। और सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने इतना सेल्फ मोटिवेशन था, इतना कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके चले, तो ये आपके अंदर स्पेशल था या फिर सब में होता है ऐसा, बस उनको मैनेज करने की देर होती नहीं, है? होता तो सबके अंदर है चीज, हर किसी के पास होता है। बस आपको ये पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो वो चीज़। अगर आपका अल्टीमेट एम पता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, या मेरी कंडीशन क्या है, तो वो चीज़ आपको खुद ही मोटिवेट रखेंगे कि यार मेरे को मतलब इस चीज़ को करना है, अगर नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। मतलब मैं नहीं, मेरे को एक डर भी होना चाहिए इसके साथ ही, कि अगर मैं नहीं करवाया तो मेरा क्या होगा उसके बाद फिर। तो वही है कि मोटिवेशन, कि आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है और क्यों करना है, क्यों इस चीज़ को मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर वो क्यों वाला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो लगता नहीं कि मोटिवेशन कहीं और से लेने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद अपने आप मोटिवेट रहोगे हमेशा करने के लिए। और बाकी डिमोटिवेशन सबको होता है, हमारे साथ भी हुआ था वैसा, कि जर्नी के टाइम में बीच में कभी डिमोटिवेट हो गए थे हम भी। बट वो हो जाता है, वो जनरल चीज़ है, नॉर्मली होता है सबके साथ मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाला खेल। हम्म। सर जो अभी बच्चे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे या फिर कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें वो अपना प्रिपरेशन? मतलब थर्ड ईयर से फाइनल ईयर से बच्चे को डाउट रहता है, तो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें? अगर आप थर्ड ईयर से कर रहे हो तो और अच्छी बात है कि आप तैयारी पहले से ही कर रहे हो। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले तो सिलेबस पर ध्यान रखो कि आपका सिलेबस पूरा हो। अब उसके लिए अगर आप थर्ड ईयर से कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट वहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे थर्ड ईयर से, कुछ फोर्थ ईयर में हो जाएंगे। और जो भी रिमेनिंग बचते हैं उनको आगे जाके क्लियर कर लो। तो मेनली है सिलेबस का, इसका यूपीएससी का सिलेबस जो है थोड़ा लंबा है, तो आपको पता है लेंदी रहता है। तो वो आपका पूरा होना चाहिए सिलेबस। उसके लिए आप अब डिपेंड आप पे करता है कि उसको कैसे कर रहे हो, या नोट्स के थ्रू कर रहे हो या क्लास के थ्रू कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मेन 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 ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आपके अंदर एक खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, और हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, हो जाता है, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे आप, ऑनेस्टली अगर मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा ये चीज़। तो वही बोलना चाहूंगा मैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर इतना भी मतलब नर्वस नहीं होना है, कंटिन्यू रखना है किसी प्रिपरेशन को आप कर रहे हैं, अगर तो अगर लगे हैं तो उसको कंटिन्यू लगे रहिए। बाकी बीच में फेलियर तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं मेरा खुद के साथ। जैसे मैंने एग्जाम दिए, तो मेरा अटेम्प्ट 20 में तो नहीं हुआ था, फिर मैंने उसी टाइम में दिया एग्जाम SSC का। तो उस समय मेरा प्रीलिम्स तो हो गया क्लियर, SSC का मेंस भी हो गया, बट फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया वहाँ पे। तो लगा कि यार मेरा SSC में नहीं हो रहा है, यूपीएससी में कैसे होगा। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, एसीएस का। तो एसीएस का दिया तो सब बोल रहे थे कि यार तेरा हो जाएगा, तेरा तेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे, हो जाएगा। मैं भी मतलब फुल था मेरे को कॉन्फिडेंस कि मेरा होने वाला है इस बार एसीएस में। रिजल्ट आता है तो लगता है कि यार तेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया था तो वहाँ फिर दिक्कत हुआ यार कि मेरा इसमें नहीं हुआ था, क्यों होगा उसमें। तो वहाँ भी एक केस हो गया मेरे साथ फेलियर का। और दूसरा दूसरा केस देखें तो मेरा 21 वाला क्लियर हुआ था प्री, मेंस नहीं हुआ क्लियर। तो मैं भी मतलब ऐसा नहीं कि सीधे जाके पास हो गया हूँ एक ही बार में, बहुत सारे फेलियर मेरे साथ भी आए हैं। तो फेलियर के चलते आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उस फेलियर का काज पकड़ना है कि आप फेल क्यों हो रहे हो बार बार। अगर उसको आप पकड़ लिए गलती को, आप गलती कहाँ से कर रहे हो, तो नो मैटर कि आप कितने अटेम्प्ट दे रहे हो, अल्टीमेटली आपका हो जाएगा। बस अपनी गलतियों को ढूंढते रहो, पहचानते रहो, उनको इंप्रूव करते रहो। तो फेलियर तो एग्जैक्टली। लाइफ में आते रहते हैं, और ये आप और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप सभी के सामने सर को लाने का मेरा मेन पर्पस ही था, क्योंकि सर के स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं शुरू से। तो उनके स्ट्रगल को आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया मैं इस सेशन के द्वारा, ताकि आप सभी इनके स्ट्रगल को देखें और अपने आप को मोटिवेट करें और अपनी जर्नी को और बेहतर बनाएं और अपने सक्सेस तक आगे बढ़ें। सर आप यहीं अब सक्सेस को अपना जीना चाहेंगे या फिर आगे और कुछ प्लान है आपका, सिविल सर्विसेज या फिर और कुछ? अभी तो नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं है, अभी मैं ज्वाइन करूंगा यही पे, हम्म। जो भी मेरे को डिपार्टमेंट है मैं उसको ज्वाइन करूंगा फिलहाल। और उसके बाद इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो देखेंगे आगे जाके। बट अभी वैसा कुछ नहीं है कि सिविल सर्विस करना ही है। नेक्स्ट अगर ऐसा ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ होता है तो देख लेंगे फिर आगे। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे इस सेशन में आने के लिए, और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और
इस प्रकार से और धन्यवाद आगे जी। आपको सेशन में हम लोग बुलाते रहेंगे और आप मोटिवेशन इस प्रकार से बच्चों को देते रहिएगा। थैंक यू सर। जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू।